अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं एम ए नज़ीर चैनल और इस पे हम लोग इस चैनल पे अब से आज से जो है आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनके लेक्चर्स जो हैं मिलते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इनसे अच्छे से जो है प्रिपेयर करना है। और मैं जो हूँ आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाऊँगी, सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस आज हम स्टार्ट करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है उसका। ठीक है, और मेरी कोशिश होगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। यानी कि होम्योस्टेसिस क्या है, पहले हम इसके वर्ड को देखते हैं। होम्योस्टेसिस, होम्यो का मतलब होता है सेम। ठीक है, स्टेसिस मीन्स टू मेंटेन, यानी कि हम लोगों ने सेम चीज़ को मेंटेन करना, ये इसका वर्बल मीनिंग है, इसके वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक इंटरनल एनवायरनमेंट को किसी भी चेंज से, ठीक है, प्रोटेक्ट करने को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। यानी कि अगर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आती है, फ्लक्चुएशन का मतलब कोई चेंज आता है, तो उससे क्या हो, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पे कोई किसी भी किस्म का असर ना हो, ये कहलाता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस keeps the internal fluctuation in narrow range with various control systems compared to wider external fluctuations। अब क्या है, होम्योस्टेसिस क्या करता है, इंटरनल फ्लक्चुएशंस को नैरो रेंज में रखता है। यानी कि अगर बाहर कोई चेंज आया है, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई फ्लक्चुएशन है, तो उसकी वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट पे जो भी इफेक्ट हो रहा है वो इतना ज़्यादा ना हो कि उसकी जो है फंक्शनिंग पे असर पड़े। ठीक है, और ये कैसे मेंटेन होता है, ये इस नैरो रेंज में मेंटेनेंस कैसे होती है, बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये चीज़ मेंटेन की जा सकती है। अब मोस्टली जो कंपोनेंट्स होते हैं ना होम्योस्टेसिस में, जो ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं ना वो ज़्यादातर जो है अफेक्ट करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को, जिसमें आता है वाटर, सोल्यूट, टेम्परेचर। ये वो फैक्टर्स हैं जो मोस्टली जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर हमारे एक्सटर्नल टेम्परेचर में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तो क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को। फिर हमारे जो अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में कंट्रोल सिस्टम है वो ऐसा मैनेज करेगा, इस तरह से मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा कि क्या हो, हमारी बॉडी फंक्शनिंग जो किसी भी तरह का असर ना हो। ठीक है, वो ऐसे ना वो ज़्यादातर जो है अफेक्ट करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को, जिसमें आता है वाटर, सोल्यूट, टेम्परेचर। ये वो फैक्टर्स हैं जो मोस्टली जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर हमारे एक्सटर्नल टेम्परेचर में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तो क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को। फिर हमारे जो अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में कंट्रोल सिस्टम है वो ऐसा मैनेज करेगा, इस तरह से मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा कि क्या हो, हमारी बॉडी फंक्शनिंग जो किसी भी तरह का असर ना हो। ठीक है, वो ऐसा चेंज आए कि ना वो इतना ज़्यादा हो, यानी कि अगर हमारा बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर चलो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, यानी कि नैरो रेंज में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन, थोड़ा चेंज आ गया, लेकिन इतना ज़्यादा चेंज ना आए कि हमारी बॉडी फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग, आपकी बुक में कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे ये उन्हीं कंपोनेंट से रिलेटेड हैं जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया, यानी कि वाटर के, सोल्यूट के और टेम्परेचर के। ठीक है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो वाटर प्रेजेंट है, यानी कि वाटर का गेन और लॉस, यानी कि वाटर का ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आना और बाहर जाना, या सोल्यूट्स का, सोल्यूट क्या होता है,
जो ऐसे सब्सटेंस जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वाटर में, लाइक सॉल्ट्स, मोस्टली क्या होते हैं सॉल्ट्स, अगर इनकी जो रेगुलेशन है उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। उसके बाद एक टर्म है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट भी एक तरह का सोल्यूट है, ऐसा मैटर है जो हमारी बॉडी में, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, इवन के बैक्टीरिया जो कि एक सेल पे कंसिस्ट करता है, उसके अंदर भी वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है और उसको वो एलिमिनेट करना ज़रूरी है ताकि उसकी बॉडी जो है वो सही से फंक्शन कर सके और एक अंदर नॉर्मल जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन हो सके। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। उसके बाद हम लोगों ने एक कंपोनेंट की बात की थी जो कि था टेम्परेचर। टेम्परेचर की रेगुलेशन को, टेम्परेचर की मेंटेनेंस को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन आपको नाम से ही पता चलेगा, थर्म मीन्स टेम्परेचर एंड रेगुलेशन मीन्स टू रेगुलेट। टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन। और इसको हम कैसे? एक टॉलरेबल रेंज में रखते हैं। आपको पता है यहाँ पे एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट अगर मैं दूँ तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। अगर उनके लिए उनके एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो भी वो सही से फंक्शन नहीं कर सकेंगे, अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो भी वो फंक्शन नहीं कर सकेंगे। मीन्स कि बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसे मैकेनिज्म हैं, ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनको टेम्परेचर जो है एक नॉर्मल रेंज में चाहिए होता है और ये सब मेंटेन करते हैं बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम जो कि हर ऑर्गेनिज्म में नेचुरली अल्लाह की तरफ से प्रेजेंट है। वो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं और इस मेंटेनेंस को ही हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स और बेसिक कंपोनेंट हो गए होम्योस्टेसिस के। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट आपको समझाने के लिए इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर होम्योस्टेसिस क्या होती है। अभी मैंने जितनी भी बात की, हम लोग ऑर्गेनिज्म का नाम ले रहे थे या ह्यूमन बीइंग्स का नाम ले रहे थे, बैक्टीरिया का हम लोगों ने बात की। अब यहाँ पे मैं एक सेल की बात करती हूँ। अब आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी, इतने सारे सेल्स हैं उसमें। अब हर सेल जो है वो अपना एक मैकेनिज्म करता है, ठीक है, उसका एक मैकेनिज्म है, वो होम्योस्टेसिस है। उसमें वो क्या करता है कि अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और अपने आप को किस में रखता है? एक नैरो रेंज में। और इसके अंदर होने वाले चेंजेस में मोस्टली क्या होता है? सोल्यूट होता है, वाटर कंसंट्रेशन हो सकती है, मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं। मेटाबोलाइट्स क्या है? ये आयंस होते हैं, ठीक है, बॉडी जो सेल की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। आपको पता है हर सेल जो है वो अलग तरह से फंक्शन करता है। हमारे जो मसल सेल्स हैं वो अलग हैं, हमारी स्किन के सेल्स अलग हैं और सबकी जो है अलग मैकेनिज्म्स हैं, उनके अलग फंक्शंस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो उन्हें चाहिए होता है वो उस हिसाब से नैरो रेंज में रहते हैं। अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर होम्योस्टेसिस का, आई होप कि वो क्लियर हो चुका हो। लास्ट पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में वो ये है कि अभी हमने बताया कि हर ऑर्गेनिज्म या एक सेल जो है अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है एक जैसा रखता है, यानी कि मेंटेन रखता है, लेकिन ये इंटरनल एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा फिक्स्ड नहीं होता। मीन्स कि उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं। इसीलिए हम जब भी बात करते हैं होम्योस्टेसिस की तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि एक नैरो रेंज में चेंज आता है, यानी कि चेंज आएगा लेकिन एक स्पेसिफिक नैरो रेंज में, ठीक है, थोड़ा चेंज आएगा, इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, जहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बॉडी जो है उसको वाटर चाहिए, ठीक है। वो अगर डिहाइड्रेटेड है, एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे वाटर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, ठीक है। हमारी बॉडी में ऐसा वाटर स्टोरेज सिस्टम होगा जिससे क्या होगा, हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो इनफ हाइड्रेट रह सके। और अगर बॉडी को जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर है, तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि वाटर जो है वो सेल के अंदर आता जाए और जो सेल है वो फ्लडेड हो जाए, यानी कि उसमें वाटर की अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो सही से प्रॉपर फंक्शनिंग ना कर सके।
ठीक है। तो होम्योस्टेसिस क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा वाटर होने के बावजूद जो है सेल में एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर रहे, ना ज़्यादा वाटर आए और ना ही ज़्यादा वाटर जाए, और वो क्या करे, सेल अपना जो है इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करे। इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया हो। आप लोग कमेंट्स में कोई क्वेश्चनिंग हो तो कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर होम्योस्टेसिस से ही रिलेटेड होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है इससे इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। MM नज़ीर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही ज़रूर शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं इससे उनके लिए ये बेनिफिशियल हो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।